पोल साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इस वीडियो में हम वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे तथा ये भी देखेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होते हैं। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये टोटल हमारा जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है टोटल 25 पार्ट्स में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे हमारे पास टोटल 22 के आसपास हमारे पास क्या हुआ करते थे, पार्ट्स हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद आज की डेट में हमारे पास टोटल 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात जानना ये जरूरी होता है कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। तो जैसे कोई भी हमारी बुक होती है, उस बुक का जो इंडेक्स होता है वो हमारा उस बुक का पूरा इंट्रोडक्शन देता है। उसी तरीके से जो हमारी बुक है, हमारा जो संविधान है, संविधान की जो पहली पेज है यानी पहला पेज से लेके लास्ट पेज तक क्या क्या चीज़ें दी हुई है, पूरे के पूरे इंडेक्स के बारे में इसमें क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अप्लाई कर दिया गया था। उस टाइम पे हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हुआ करते थे, तो 22 पार्ट्स हुआ करते थे। वर्तमान में हमारे पास टोटल 25 भाग हैं। समय समय पे इसमें अमेंडमेंट होते गए। कौन कौन से अमेंडमेंट में कौन कौन सा पार्ट्स ऐड होता गया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में क्या चीज दिया गया है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है। ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया के पास कितने हमारे पास यूटीज हैं और कितने हमारे पास यहाँ पे स्टेट हैं। तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 28 स्टेट के साथ साथ 8 हमारे पास क्या है, ये यूटीज हैं। इस चीज को क्या किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है। दूसरा पार्ट जो है, इस दूसरे पार्ट का नाम क्या रखा गया है, यहाँ पे सिटीजनशिप रखा गया है। इस दूसरे पार्ट का नाम, इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक जो चीज मेंशन किया गया है उसका नाम क्या है, हमारा सिटीजनशिप है। ये सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में किया गया है। अब इससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं कि हमारा संविधान लागू होने के टाइम पे कौन कौन हमारे यहाँ पे नागरिक था, कौन कौन हमारे यहाँ पे नागरिक नहीं था, यानी कैसे हम अपने इंडिया में सिटीजनशिप को ले सकते हैं, ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हम इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पार्ट सेकंड में मेंशन किया गया है। और ये पार्ट सेकंड का जो आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 का प्रोविजन किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या की गई हैं, मेंशन की गई हैं। फिर अगला जो पार्ट थर्ड की बात करता है, ये पार्ट थर्ड जो है ये एज अ फंडामेंटल राइट को रिप्रेजेंट करता है। और फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ के पार्ट थर्ड के आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक इस चीज़ को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। इस फंडामेंटल राइट में कई बार बीच बीच में अमेंडमेंट होते गए। इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फिर 25th अमेंडमेंट हुआ, फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ, फिर 44th अमेंडमेंट हुआ। इस तरीके से समय समय पे इसमें अमेंडमेंट होते चले गए और कुछ फंडामेंटल राइट नए आते गए, कुछ पुराने फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल नंबर 31 में मेंशन था, इसको हमने अपने फंडामेंटल लिस्ट से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और फिर बाद में इसको हमने 300A वाले आर्टिकल में क्या किया, इसको मेंशन किया है। इसको एज अ लीगल राइट के तौर पे क्या किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो पार्ट 4 की बात करते हैं, इस पूरे पार्ट 4 में हमारे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में टोटल 36 से लेके 51 तक के क्या किए गए हैं, आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है। अब एक चीज ध्यान देने वाली जरूरी चीज ये है कि सरकार के लिए जो DPSP होता है, ये एक तरह का क्या होता है, ये जो सरकार के लिए DPSP होता है, ये फ्यूचर का क्या होता है, एक रोड मैप होता है। इस रोड मैप के थ्रू ही सरकार क्या करती है, ऑन फ्यूचर क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, इन सारी चीज़ों को इसमें क्या करती है, मेंशन करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट अगर हमें नहीं मिलता है तो इस चीज़ को हम सुप्रीम कोर्ट से अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर DPSP हमारे पास नहीं मिलता है, नहीं मिल पा रहा है, तो इस चीज़ को हम सुप्रीम कोर्ट से अप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज अ फोर्सिएबल बट DPSP इज नॉट इनफोर्सिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पार्ट 4A है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ करते थे। इसको हमने क्या किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया हुआ था। इसका प्रोविजन हमने USSR से लिया हुआ है। फिर बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसको 18th
फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे यहाँ पे क्या किया गया, ऐड किया गया, यानी टोटल हमारे पास आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट 5 की बात करेंगे, इस पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट को मेंशन किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे किस किस तरीके से रूल करेगी, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सीएजी सबकी यहाँ पे क्या की गई है, व्याख्या की गई है, कैसे कैसे ये सारी चीजें होती हैं। फिर पार्ट 6 में हमने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन किया है। इस स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक मेंशन किया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से यहाँ पे राज्यपाल की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह यहाँ से मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। जैसे वहाँ पे संसद होती है, उसी तरह यहाँ की राज्य विधानमंडल होती है। जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट का प्रोविजंस किया गया है। ठीक है, एक खास बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 7 हुआ करता था, जिसमें हमने अलग अलग तरह के कैटेगरीज बनाए हुए थे कि किस स्टेट को किस कैटेगरी में रखना है, किस स्टेट को किस कैटेगरी में रखना है। इन सारे चीज़ों को हमने, जो हमारे यहाँ पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमने क्या किया, इस पार्ट को डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है पार्ट 8 की। इस पार्ट 8 में हमने यूनियन टेरिटरीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पार्ट 8 का आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 तक मेंशन किया गया है। इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए थे, एक 7th अमेंडमेंट हुआ था और एक 69th अमेंडमेंट हुआ था। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें जो जितने हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हो गया, एनसीआर रीजन हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट है, ये पार्ट 9 है। इस पार्ट 9 का पंचायती राज के बारे में प्रोविजन किया गया है। इस पंचायती राज का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 343 से लेकर 320 तक है। इसमें पंचायतों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाता है, वो इसी आर्टिकल के थ्रू क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ को हमने अपने संविधान में क्या किया है, एज अ अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया है, इसमें कंडक्ट किया है। क्योंकि किसी के आगे भी इस तरीके से ए, बी या सी लिखा रहता है, उसका पहचान ये होती है कि ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता था, उसको फिर बाद में हमने ऐड किया हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है हमने कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के टाइम पे हमने क्या किया, इसको मेंशन किया। और इसमें म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, यानी शहर में जो नगर पालिकाएँ होती हैं वो किस तरीके से मेंशन की जाएंगी, कैसे वहाँ का रूल रेगुलेशन चलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद जो 9B पार्ट है, इसको भी हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा ऐड किया और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं 243ZH से लेकर 243ZH तक यहाँ पे मेंशन किया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोग आपस में मिलके रूल रेगुलेशन बना के उस चीज़ को अपने में ही सॉल्व करते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं। इंडिया की जो सबसे पहली और सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनी है अमूल। ठीक है, ये अमूल ही एक तरह से कहें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पहचान दिलाई है। फिर उसके बाद पार्ट 10 की बात करते हैं। हमारे संविधान का जो पार्ट 10 है, उसमें शेड्यूल ट्राइबल और एरियाज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि वहाँ पे किस तरीके का प्रशासन चलेगा, कैसे वो सारी चीज़ें डील होगी। इसको आर्टिकल 244 से लेकर 244A में इसको मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद जो पार्ट 11 है, वो सेंट्रल और स्टेट के साथ कैसे हमारे रिलेशन मेंटेन होंगे, इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। इसका जो आर्टिकल है 245 से लेके 263 तक इसको मेंशन किया गया है। इसमें जितने उसके विधायी कार्य होते हैं, कार्यपालिका, और पैसे का ट्रांसफर कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद पार्ट 12, इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। क्योंकि एक चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत पहले से प्रचलित थी कि पैसे का हिसाब अलग होना चाहिए। रिलेशन अपनी जगह पे है, पैसे का हिसाब अपनी जगह पे है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और हमारे संविधान निर्माता ने भी स्टेट के साथ रिलेशन कैसे होगा, स्टेट का सेंट्रल के साथ रिलेशन कैसे होगा, इसके लिए अलग, और पैसे का हिसाब कहाँ होगा, इसके लिए अलग, उन्होंने 12 पार्ट में इसको मेंशन किया हुआ है। इसी 12 पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या की जाती है, मेंशन की जाती हैं। फिर पार्ट 13 में कि दो स्टेट के बीच में ट्रेड कैसे चलेगा, उनके बीच में कॉमर्स को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसमें बताया गया है। और इसमें भारत में व्यापार की संरचना और स्वतंत्रता, इसकी बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के मध्य
जो सेवाएं होती हैं उसको कैसे यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ये चीज़ इसके बारे में मेंशन किया गया है। इसी के थ्रू ये बनाया गया है, यूपीएससी बनाया गया है, उसके बाद स्टेट पीसीएस बनाया गया है और उसके बाद जेपीएससी बनाया गया। यही सारी चीज़ें इसके में क्या बनाई गई हैं, मेंशन की गई हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारे स्टेट आपस में झगड़ा करते थे कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता था। तो बाद में अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या किया, एक ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया। ये ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये एक तरह से जुडिशियल बॉडी होती है और इसका फैसला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 15 हमारे इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329A तक बताया गया है। इसी में चुनाव आयोग और उसके संबंधित जो जो प्रोविजंस होंगे उनके बारे में बताया गया है। फिर पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष वर्गों के लिए आवश्यक प्रावधान जैसे SC ST OBC, इनके लिए जो भी प्रोविजंस किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक मेंशन किया गया है। फिर हमारे यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, तो पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है और इसमें से 343 से लेकर 351 तक हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है। जो हिंदी और इंग्लिश इसका जो होगा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमारे संविधान में इसको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी का प्रोविजन जो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 350 से लेके 360 तक मेंशन किया गया है। ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। एक स्टेट इमरजेंसी होती है, एक कंट्री या नेशनल लेवल पे इमरजेंसी होती है, एक होती है हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अभी तक आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल आज तक इंडिया में अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस हैं जिसके बारे में रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में रूल रेगुलेशन बनाने का राइट्स जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी सामान्य विधायी के कार्यक्रम होते हैं, कोई नया रूल बनाना है, पुराने वाले को हटाना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में मेंशन हमने पार्ट 19 में किया हुआ है। फिर उसके बाद 20 में अमेंडमेंट के बारे में प्रोविज़न किया गया है। इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। इसमें यह बताया जाता है अगर कोई ऐसे रूल रेगुलेशन है जो इनरेलेवेंट हो गए हैं, कुछ पुराने हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है, तो आर्टिकल 368 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंजेस कर सकते हैं। फिर पार्ट 21 में कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे स्टेट हुआ करते थे जिनके लिए टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या कहते थे, जैसे आर्टिकल 370 था जिसको हमें हटाना जरूरी था, हमने क्या किया, उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका टेम्पोरेरी प्रोविजन दिया गया था, परमानेंट कोई प्रोविजन नहीं था, हमने हटा दिया उसको। फिर पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स और ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, जिसका आर्टिकल 393 से लेके 395 तक मेंशन किया गया है। इस तरीके से हमने इस वीडियोस में पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेटिव और एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।